ध्यान देना है और समझना है। अभी हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताने से पहले यह जानना जरूरी है कि नर्मदा क्या है। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि नर्मदा एक नदी है। नर्मदा एक क्या है? नदी। ऐसे भारत को नदियों का देश कहा जाता है, और उसी में से एक नर्मदा नदी भी है। लेकिन नर्मदा नदी की खास विशेषता यह है कि भारत में नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि कोई पूछ देना कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात जाते हैं, और गुजरात से फिर अरब सागर में गिर जाते हैं। फिर से सुनिए, यदि नर्मदा नदी के बारे में चर्चा किया जाए तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और यह मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र तक आते हैं, और महाराष्ट्र से फिर गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। तो 1961 ईस्वी में सरकार ने निर्णय लिया था, कि फैसला लिया था कि हम इस नर्मदा नदी पर डैम बनाएंगे, यानी कि बांध बनाएंगे। तो बांध के बारे में चर्चा किया जाए ना, तो बांध से सरकार को काफ़ी लाभ होते हैं। हालांकि सरकार का यह सोच था कि जब हम बांध बनाएंगे नर्मदा नदी पर, तो इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात तीनों को लाभ मिलेगा, और सही में मिलने भी वाला था। यदि हम बांध के माध्यम से चर्चा करें तो बांध के माध्यम से सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध हो जाते हैं। अर्थात यह कि जब नदी पर बांध बनाया जाता है तो दूर दूर तक पानी नाला, नदी इत्यादि के माध्यम से ले जाया जा सकता है, नहर के माध्यम से ले जाया जाता है। तो नदी पर डैम अर्थात बांध बनाने से सुखाड़ वाले क्षेत्रों में पानी लग जा सकते हैं नहर के द्वारा। उसके बाद बांध बना करके सिंचाई के साथ साथ हम विद्युत भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि बिजली उत्पादन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? बांध के माध्यम से। उस पर जो परियोजना तैयार किया जाता है उसके माध्यम से विद्युत भी तैयार किया जा सकता है। और भारत में यदि वर्तमान समय में चर्चा किया जाए तो सबसे अधिक बिजली का उत्पादन जल के माध्यम से ही किया जाता है। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। तो थोड़ा सा हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सरकार का क्या सोच था और किस तरह से क्या हुआ। तो यदि पहले नर्मदा नदी पर बांध बनाने का मकसद जान लेते हैं तो फिर हर एक चीज़ ऐसे ही सीख लीजिएगा। तो सरकार का यह सोच था कि यदि हम बांध बनवा देते हैं तो मध्य प्रदेश और कौन सा? महाराष्ट्र तथा गुजरात में काफ़ी सुविधा होगा। काफ़ी सारे लोगों को खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी मिलेंगे, और विद्युत का भी अच्छा से भरपाई हो जाएगा। बाकी बात मछली पालन सब का भी कम हो जाएगा ना। कि बहुत सोच था सरकार का किसके पीछे? नर्मदा नदी पर बांध बनाने के पीछे। नर्मदा नदी पर बांध बनाने के पीछे यदि सरकार के सोच के बारे में चर्चा किया जाए तो उनका सोच था कि हम नर्मदा नदी पर 30 बड़े बड़े बांध बनवाएंगे। कितने बड़े बड़े बांध? 30 बड़े बड़े बांध। और उसी में था 135 मंजिले बांध, 135, और छोटे छोटे बांध 300 से अधिक थे, 300 से अधिक थे। और जिस परियोजना के तहत इस नदी पर बांध बनाया जाना था उस परियोजना का नाम था सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना। जैसे अपने सब क्षेत्र में सड़क जो बनाया जाता है उसमें उस परियोजना का कुछ न कुछ नाम रहता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसी तरह से कुछ न कुछ योजना का नाम रहते हैं। तो उसी तरह से उस योजना का नाम था सरदार सरोवर बांध परियोजना। योजना का नाम क्या था? सरदार सरोवर बांध परियोजना। इसके तहत नर्मदा नदी पर कितने बड़े बड़े बांध बनाना था? 30। और मंझले कद के कितने बांध? 135। और छोटे छोटे 300 से अधिक थे। तो यह परियोजना पास हुआ था
पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1961 में ही पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1961 ईस्वी में। और उस समय सभी लोगों से यह वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि हम जो इस पर बांध बनवाएंगे तो उससे जो भी पानी का जहाँ भी कमी हो रहा है वहाँ पर पानी की सुविधा देंगे। बाकी बात, हर एक क्षेत्र में बिजली का काफ़ी सुविधा देंगे और मछली पालन का भी कम किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे वादा किया गया था सरकार के द्वारा और इस क्षेत्र के लोगों से। तो लोगों को लगा था कि सही में सरकार हमें बहुत कुछ देने वाले हैं आगे। और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, सबको पता है। आज़ादी के बाद भारत का स्थिति बहुत ही ख़राब था, तो लगा शायद सभी लोगों को कि हमें बिजली मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है, इसलिए यह योजना बहुत अच्छा योजना है। तो सरकार ने इस नदी पर 1961 ईस्वी के बाद से ही बांध बनाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे लोगों को यहाँ से साइड किया जा रहा था, क्योंकि जब नदी पर बांध बनाया जाता है तो यह पानी चारों तरफ बिखरते हैं और बिखरने के बाद यह सब क्षेत्र पूरा एक तरह से डैम में बदल जाते हैं ना, कि पूरा तरह से पानी में निछावर हो जाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को सूचित करते हुए कहा गया था कि आप लोग यहाँ से खाली करके दूसरे साइड में जाइए और उनकी बात आपका जो भी मुआवजा होता है वह हम ज़रूर भरपाई करेंगे। कहने का तात्पर्य आप जो यहाँ से छोड़ करके जाने वाले हैं इसके बदले जहाँ तक होगा हद तक हम आप लोगों का मदद करेंगे। और उस समय घोषणा किया गया था कि प्रत्येक लोगों को 2 हेक्टेयर ज़मीन देंगे। कितना हेक्टेयर ज़मीन? 2 हेक्टेयर ज़मीन। फिर से सुनिए, सरकार के द्वारा जो 1961 ईस्वी में योजना पास किया गया था, उस योजना के तहत बताया गया था कि जहाँ जहाँ पर बांध बनाया जाएगा वहाँ से जितने भी लोग बेघर होते हैं, जितने भी लोग ज़मीन को छोड़ करके दूसरे जगह बसने के लिए जाते हैं, उसको कितना हेक्टेयर ज़मीन देंगे? 2 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर के बारे में चर्चा करते हैं। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा के आसपास होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने बीघा के आसपास? तो 2 हेक्टेयर में लगभग हो जाएगा कितना? 8 बीघा। और यह बड़ी माप से था। किस माप से? बड़ी माप। और ज़मीन को 2 तरह से मापा जाता है, एक छोटी माप होता है, एक बड़ी माप होता है। छोटी माप बहुत कम ही 1 बीघा पुर जाते हैं और बड़ी माप में बहुत ज़मीन नापने के बाद 1 बीघा पुरते हैं। यदि बड़ी नाप के माध्यम से चर्चा किया जाए तो 2 हेक्टेयर बराबर हो रहे थे 8 बीघा। 2 हेक्टेयर बराबर। और छोटकी माप जो गांव घरों में चलते हैं अक्सर करके या शहरी क्षेत्र में अक्सर करके चलते हैं, उसके हिसाब से 24 बीघा हो रहा था ज़मीन। 2 हेक्टेयर बराबर कितना? 24 बीघा। तो सरकार ने यह घोषणा किया था कि बड़ी माप से हम 8 बीघा ज़मीन देंगे और छोटी नाप से कितना? 24 बीघा उनको ज़मीन देंगे। पर यह घोषणा जब सभी लोगों ने सुना तो लगा कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा योजना निकाले हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों को घर छोड़ना होगा उसके बदले वहाँ पर ज़मीन दिया जा रहा है कहीं न कहीं। और यह वादे कर करके सरकार ने बहुत सारे लोगों को यहाँ से खाली करवा दिया जहाँ जहाँ की बांध बनाया जा रहा था। और यह बांध मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र MH आता था, गुजरात, तीनों राज्य में बनाया जाना था। ऐसे मुख्य रूप से बता दें, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है और यह मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो बांध है वह है गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा के बीच। गुजरात और महाराष्ट्र के, हालांकि बहुत सारे जगह पर बनाया गया है, हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना वह एक योजना का नाम था जिसके तहत 30 बड़े बड़े बांध और 135 मंजिले बांध और 300 से अधिक छोटे छोटे बांध बनाना था। पर सरकार ने सभी लोगों से क्या यह वादा किया था कि हम प्रत्येक लोगों को कितना हेक्टेयर ज़मीन देंगे? 2 हेक्टेयर ज़मीन देंगे। बड़ी माप से कितना बीघा? 8 बीघा। और छोटी माप से 24 बीघा। और यह काम
1961 ईस्वी के बाद शुरू हो गया, लेकिन 1985 ईस्वी आते आते बहुत सारे लोगों को यहाँ से अपना अपना ज़मीन जगह सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि जब यहाँ पर धीरे धीरे बांध बनने लगे तो काफ़ी मात्रा में पानी जमा होने लगे, काफ़ी मात्रा में, और यह सारे लोग आसपास के जो भी थे डूबने के कगार पर आ जाते थे, इसलिए यहाँ से छोड़ करके दूर आ रहे थे इस उम्मीद से कि सरकार हमें कितना हेक्टेयर ज़मीन देंगे, 2 हेक्टेयर। लेकिन जितने भी लोग वहाँ से भागे थे ना, किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। और यह परियोजना पास होने से पहले सरकार से यह वादा करवाया गया था, प्रॉमिस करवाया गया था कि जितने भी लोग बेघर होने वाला है उसको आप ज़मीन दीजिए। तो कहा दिया था कि हम ज़मीन कितना देंगे, 2 हेक्टेयर। और कहा गया था कि जहाँ भी वह लोग बसेंगे वहाँ पर हर एक सुविधा मिलना चाहिए उनको, हर एक सुविधा, जैसे स्कूल का, रहने का। यह नहीं कि हम किसी जंगली वाले क्षेत्रों में दे दिए रहने के लिए 2 हेक्टेयर और वहाँ पर कुछ सुविधा ना हो। तो जो भी यह टेंडर लिए थे ना अपने अधीन कि हम इस टेंडर को पूरा करवाएंगे, हम पूरे बांध को बनवाएंगे, तो उनको कहा गया था आप वहाँ पर ज़मीन दीजिएगा जहाँ पर कि सभी प्रकार की सुविधा मिले लोगों को। और सभी लोगों से कह करके यहाँ से खाली करवा दिया गया कि हम सभी को सब कुछ देने वाले हैं, सभी प्रकार की सुविधा देने वाले हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ से खाली करके दूर चले गए, मतलब इस नदी से दूर हो गए और किसी को भी कुछ नहीं दिया गया, किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। 1985 ईस्वी आते 1985 ईस्वी तो सुनिएगा, तो 1985 ईस्वी आते बहुत लोग, हजारों के हजार लोग बेघर हो गए और सभी लोगों को मजबूर कर दिया गया रोड के किनारे रहने के लिए। मतलब किसी को भी ज़मीन नहीं दिया गया, किसी को भी कोई सुविधा नहीं दिया गया, जबकि सरकार ने यह वादा किया था कि हम बिजली बत्ती हर एक चीज़ देंगे, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। तो सभी लोगों ने यह सोच लिया कि हम अब चुपचाप बैठने वाले नहीं है, तो सभी लोगों ने सरकार का धीरे धीरे विरोध करना प्रारंभ किया। और उनमें से सबसे अधिक जो अगुवाई की उनका नाम है मेघा पाटकर। क्या है नाम? मेघा पाटकर। और यह एक महिला थी, इनका घर है महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में, महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र, महाराष्ट्र की राजधानी है कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है इनका घर। किनका? मेघा पाटकर। यह औरत थी और औरत होने के बावजूद भी यह सरकार से लड़ने का साहस किया और सभी महिलाओं और बच्चों को एक साथ करके एक आंदोलन चलाया जिसे हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसे हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इनका एक नारा था, मेघा पाटकर ने एक नारा दिए थे, उस नारा का नाम था न तो हम इस ज़मीन को छोड़ेंगे और न ही बांध को बनने देंगे। कहने का तात्पर्य, मेघा पाटकर ने कहा कि जितने भी लोग ज़मीन को छोड़ रहे हैं ना, अब ज़मीन को मत छोड़िए, न तो हम ज़मीन छोड़ेंगे और न ही बांध को बनने देंगे। और सरकार के खिलाफ हम लोग सब लोग मिल करके एक आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन का नाम क्या रखा गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ध्यान दीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन करने के पीछे मुख्य सोच यह था कि सरकार ने सभी लोगों से यह वादा किया था कि हम जितने भी लोग वहाँ से बेघर हो रहे हैं, जितने लोग अपने ज़मीन को छोड़ करके भाग रहे हैं, उसको कितना हेक्टेयर ज़मीन देंगे? 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर का मतलब बड़ी माप से चलेंगे तो हो जाएगा 8 बीघा, और छोटी माप जो कि शहरों में चलते हैं उसके हिसाब से 24 बीघा। आप लोग ये सोच करके बताइए, 24 बीघा यदि किसी एक आदमी को ज़मीन कहीं पर दे दिया जाए, उसे रहने में कोई दिक्कत होगा? नहीं। लेकिन सभी लोगों को यहाँ से ज़मीन छोड़ना पड़ा और सभी लोग जब बेघर हो गए तो सभी लोगों ने एक बड़ा सा आंदोलन किया। और इस आंदोलन में सबसे अधिक भाग लिए थे महिलाओं ने। किसने भाग लिए थे? महिलाओं ने। और उनमें से सबसे अधिक अगुवाई किसने की थी? मेघा पाटकर ने। और जिस परियोजना के तहत इस नर्मदा नदी पर बांध बनाया जाना था, उस परियोजना का नाम क्या था? सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर। और मेघा पाटकर का कहना था कि हमें नर्मदा नदी को बचाना है। हमें किस नदी को बचाना है? क्योंकि यह नर्मदा नदी नहीं रह रहे थे, अब डैम के रूप में आ रहे थे। किस रूप में? डैम कहा जाता है जब बांध के माध्यम से बहुत मात्रा में पानी रोक करके रखा जाता है तो उसे डैम कहते हैं। तो
मेघा पाटकर यह भी सभी को कह रहे थे सिर्फ हम लोगों को ज़मीन छोड़ना पड़ा, यही एक दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह भी है कि हरा भरा फसल प्रत्येक साल नष्ट हो रहे हैं, और उनके बाद पेड़ पौधा जो भी है इस क्षेत्र का जलमग्न हो रहे हैं। और इसी तरह से यदि होते रहा, इसी तरह से आगे बढ़ते रहा, तो एक दिन ऐसे ही इस क्षेत्र के लोग बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसका लाभ जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहे। मिलना चाहिए हम लोगों को लाभ, लेकिन हम लोगों को न लाभ मिल करके बड़े बड़े लोगों को लाभ दिया जा रहा है। और उनकी बात बड़े बड़े फैक्ट्री अर्थात कंपनी इस क्षेत्र में आ रहे थे, इसलिए आ रहे थे इस क्षेत्र में क्योंकि जब यहाँ पर बांध बनाया जा रहा था तो वहाँ पर काफ़ी बिजली की उत्पादन हो रहे थे, और काफ़ी बिजली के उत्पादन होने के कारण से इस आसपास में काफ़ी कंपनी आ रहे थे। और कंपनी आ रहे हैं तो कंपनी वाले को लाभ होगा ना, हम लोग तो वहाँ से बेघर हो रहे हैं। और उनको जब ज़मीन सब नहीं दिया गया, कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया, तो सभी लोगों ने मिल करके एक आंदोलन किए थे जिसे हम क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और यह आंदोलन 1985 में ऐसे लगा कि अभी स्टार्टिंग हुआ, लेकिन मुख्य रूप से यह पूरा त्रस्तूल पकड़ लिया, पूरा विस्तार रूप से फैल गए 1989 ईस्वी में। कब फैल गए? 1989 ईस्वी में। और यह आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मध्य प्रदेश से शुरू हुए थे। किस तरह से? और बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फैल गए, और पूरा तरह से लाखों के लाखों स्त्री और बच्चों ने भाग लिया इसमें। पुरुष लोग नहीं के बराबर थे, अधिक से अधिक लोग जो इसमें थे नर्मदा बचाओ आंदोलन में, स्त्री और बच्चे लोग अधिक से अधिक इसलिए भाग ले रहे थे क्योंकि स्त्री और बच्चे को अधिक कष्ट हो रहे थे। और तो बताइए थोड़ा सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ? नहीं, मध्य प्रदेश से। ध्यान दीजिए, मेघा पाटकर महाराष्ट्र के रहने वाली थी। कहाँ के? महाराष्ट्र के। लेकिन इन्होंने जो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था किस तरह से? मध्य प्रदेश से। और काफ़ी अशिक्षित थे, इसलिए इनको सब नियम कानून मालूम थे, इसलिए यह सरकार से लड़ने के लिए एक तरफ तैयार हो गए। किसके माध्यम से? नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से। तो और यह आंदोलन पूरा त्रस्तूल पकड़ लिया। कब? 1989 ईस्वी में। और 1989 से चलते रहे, ऐसा नहीं कि 1989 में चले 90 में ख़त्म हो गए, चलते रहे। और यह आखिरी में निर्णय सुनाया गया 2017 ईस्वी में। कब से बनाया गया? 2017 ईस्वी में। पूरा तरह से क्लियर करते हुए कहा गया कि जितने भी लोग बेघर हुए हैं उनको 2 हेक्टेयर तो ज़मीन नहीं दिया जाएगा, लेकिन पर व्यक्ति को 60 लाख रुपया दी जाएगी। कितना लाख रुपया? 60 लाख रुपया। आज क्या लगता है कि 60 लाख रुपया ये 2 हेक्टेयर ज़मीन से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, सोचिए, 8 बीघा बड़ी माप से और छोटकी माप से आए जो कि शहर से में चलते हैं, 24 बीघा हमारे हिसाब से बहुत कम। 24 बीघा बहुत अधिक है। ये 60 लाख के हिसाब से ना, 60 लाख रुपया बहुत कम दिया जा रहा है। फिर भी वहाँ के लोग इससे भी खुश है कि हाँ, कम से कम 60 लाख रुपया पर व्यक्ति तो मिलेंगे। और अभी भी यदि हम चर्चा करें, अभी 2022 चल रहा है, अभी भी पूरा तरह सभी लोगों को वह पैसा मिले नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही लूट गए हैं। अभी भी कोई नेता पैसा खा गए तो वह पैसा खा गया, और किसी का पैसा कहीं पर अटका हुआ है, इसी तरह से है। तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुए थे? फिर से सुनिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए हुए थे क्योंकि सरकार ने नर्मदा नदी पर अनेकों बांध बनवा दिए थे, और उस बांध के कारण से बहुत सारे लोगों को अपना घर परिवार को छोड़ करके वहाँ से भागना पड़े थे। और सरकार ने यह घोषणा किया था कि हम प्रत्येक लोगों को 2 हेक्टेयर ज़मीन देंगे, प्रत्येक घर वालों को 2 हेक्टेयर ज़मीन देंगे। लेकिन वहाँ से बेघर हो गया और किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए सभी लोगों ने मिल करके प्रोटेस्ट किए, यानी कि आंदोलन किए। और वह आंदोलन 1989 से चलते रहा, लगातार चला गया। और 2017 में आकर के निष्कर्ष निकला है कि प्रत्येक लोगों को कितना दिया जाएगा? 60 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा। और यह आंदोलन एक तरह से हम चर्चा करें तो अभी तक भी रुका नहीं है। इसलिए नहीं रुका है क्योंकि हर एक साल वहाँ पर जल आते हैं और काफ़ी मात्रा में
वहाँ के लोग बेघर होते हैं। और ऐसे इसका एक आकलन रखा गया था कि इतना क्षेत्र पानी में डूबेगा, लेकिन उससे काफ़ी अधिक डूब रहे हैं। सोचिए, यहाँ तक जिसका रखा गया था कि डूबने वाला है, तो यहाँ तक ज़मीन वाले को पैसा मिलने वाला है, वहाँ पर मिलेगा, लेकिन वहाँ से पानी बढ़ करके यहाँ तक को डुबाते हैं। अब सोचिए, यहाँ तक वाले का जो ज़मीन नुकसान हुआ या फिर फसल नष्ट हुए, इनको क्या मुआवजा मिला? नहीं। इसलिए यह लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी। और दिन प्रतिदिन वह जो बांध है ना, बांध की ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार पानी को स्टोर करने के लिए बांध की ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण से इन लोगों का और ही तकलीफ हो रही है। इन लोगों का अभी भी कहना है कि बांध निर्माण को ख़त्म किया जाए या बांध बनाने की क्रिया को रोका जाए, लेकिन अभी भी सरकार पूरा तरह से उन लोगों के बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो इस जगह पर मुख्य रूप से याद रखिएगा कि 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रारंभ हुआ, मुख्य रूप से और पूरा तरह से तीनों राज्य में जो प्रारंभ हुआ एक साथ, वह कब? 1989 ईस्वी में। अच्छा, कब यह योजना पास किया गया था? सरदार सरोवर बांध परियोजना 1961 ईस्वी में। कब पास किया गया था? किसके समय में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और याद रखिएगा 2020 में सरदार सरोवर बांध परियोजना को उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किनके द्वारा? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्हीं के द्वारा सरदार सरोवर बांध परियोजना को उद्घाटन किया गया। ना कि उस समय से 2020 से यह क्लियर हो गया कि अब यह बांध निर्माण पूरा हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर आंदोलन नहीं रुका है। इसलिए नहीं रुका है क्योंकि अभी हम समझाएं कि सरकार का कहना है कि पानी यहाँ तक आने वाला है हर एक साल, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ करके इस क्षेत्र को भी डुबाते हैं और बहुत सारे लोगों को अभी भी वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। भले ही सरकार यह घोषणा कर दी है 2017 में कि प्रत्येक व्यक्ति को हम देंगे कितना? 60 लाख रुपया, लेकिन सभी को अभी मिल नहीं पाए हैं। और याद रखिएगा, यह भी कहा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध पर्यावरण की रक्षा से। पर्यावरण की रक्षा से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह बांध बनाया गया तो उसके कारण से इधर तो पूरा फसल नष्ट हो गए, पेड़ पौधा जो भी थे वह जलमग्न हो गए। और पेड़ पौधा को बचाना एक तरह से पर्यावरण को बचाना होता है, और पेड़ पौधा को डुबाना एक तरह से पर्यावरण को डुबाना होता है। तो पर्यावरण का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य सोच यह भी था, लक्ष्य यह भी था कि पेड़ पौधा को डूबने से बचाएंगे और उसके लिए सरकार का विरोध करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, यदि कोई पूछ दे नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो पर्यावरण की रक्षा से भी बोल सकते हैं। इस आंदोलन के प्रमुख अगुवाई किसने की थी? मेघा पाटकर ने। इनका जन्म कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश से। इतना बात समझ में आया ना? बस ध्यान दीजिए। अब फिर से थोड़ा समझाते हैं इस जगह पर। अपने क्षेत्र में इस एरिया में बड़ी माप चलता है। कौन सा माप चलता है? शहर जाइएगा न, छोटी माप। यदि यहाँ पर 2 कट्ठा ज़मीन लेते हैं ना, तो शहर में हमारे हिसाब से वही 2 कट्ठा ज़मीन बन जाएगा 5-6 कट्ठा। 2 कट्ठा ज़मीन वहाँ पर छोटा सा ज़मीन को यानी कि थोड़ा सा समझना है। 8 बीघा और 24 बीघा में क्या अंतर है? 3 गुना है या नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ का 2 कट्ठा और शहर के कितने कट्ठा? 6 कट्ठा के बराबर होते हैं। तो सरकार को देना था कितना बीघा? 8 बीघा बड़का माप से, और छोटका से कितना? तो सरकार को लगा कि इतना ज़मीन हम कहाँ से देंगे, इसलिए उन्होंने घोषणा किया कि हम प्रत्येक लोगों को कितना देंगे। और एक बात याद रखिएगा, यदि यह पूछा जाए तीनों राज्य में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य है, कहाँ के लोग अधिक से अधिक भुखमरी से मरे इस नर्मदा पर बांध बनाने के कारण से, तो कहिएगा मध्य प्रदेश में। कारण यह महाराष्ट्र और गुजरात जो थे ना, वहाँ पर हद तक लोगों का मदद किया गया, हद तक, यानी कि जितना हो सके उतना, लगभग तो नहीं लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश से ज़्यादा मदद किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं के बराबर मुआवजा मिले।
जहां मिलना था 1 लाख लोगों को तो मुश्किल से 2-3 हज़ार लोगों को मिले थे, नहीं के बराबर मध्य प्रदेश में। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। और जब मध्य प्रदेश में शुरू हुए ना तो इनको देख देख करके महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों ने भी यह विरोध प्रदर्शन किया। और यह पहला आंदोलन था जिसमें कि लाखों महिलाओं ने भाग लेते, लाखों महिलाओं ने। बस।